हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं लोट पोट के प्रणाम, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगा। कितने लोगों का एग्जाम हो गया है? जिनका एग्जाम हो गया है कृपया 8 टाइप करें। जिनका एग्जाम हो गया है 8 टाइप करो। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है 9 टाइप करो। जिनका एग्जाम हो गया है 8 टाइप करो। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है 9 टाइप करो। क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं। ग्रुप डी का फाउंडेशन बैच आपका कल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। जिनका एग्जाम हो गया 8 टाइप करो, जिनका नहीं हुआ है 9 टाइप करो। देखें जिनका हो गया वो तो एकदम नहीं आएंगे, वो बेचारे अपना सो रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है वो बेचारे परेशान हैं कि सर क्वेश्चंस हम लोगों के कैसे आ सकते हैं, कैसे आए हैं ये तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन कैसे आ सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आजा आजा आजा। कहते हैं निम्न में से कौन सा, दोस्त पीछे क्या हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो बता संचलन के लिए कौन सा उत्तरदायी है। एगो दिया तंत्रिका, एगो दिया संयोजी उत्तक का संयोजन, तंत्रिका उपकला उत्तकों का संयोजन, तंत्रिका पेशीय उत्तकों का संयोजन, पेशीय और संयोजी उत्तकों का संयोजन। बता क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज चलने के लिए, मानव शरीर के संचलन के लिए जो जरूरी है वो जरूरी क्या क्या है दोस्त मेरे। एगो तंत्रिका तंत्र होना चाहिए, तंत्रिका तंत्र होना चाहिए। दूसरा पेशीय उत्तक होना चाहिए, दूसरा पेशीय उत्तक होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र होना चाहिए, पेशीय उत्तक होना चाहिए, और दोस्त मेरे हड्डियों का होना भी जरूरी है। ये 3 चीजें संचलन के लिए जरूरी है। तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और हड्डियों का, अस्थियों का होना जरूरी है। आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई के न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और यकृत, यकृत यकृत की, किडनी की अगर हम बात करें, किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का काम है दोस्त मेरे छानना। नेफ्रॉन का काम क्या है? छानना। न्यूरॉन की अगर हम बात करें, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलने के लिए जरूरी है तंत्रिका तंत्र, पेशीय उत्तक और हड्डी, ये चलने के लिए जरूरी है। और दोस्त मेरे एक उत्तक की अगर हम बात करें, उत्तक हमेशा ध्यान रखना, हम लोग एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है। प्रोटीन से उत्तक का ही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पूछ सकता है। उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से शरीर का निर्माण होता है। उत्तक जो होता है वो समान होता है और शरीर जो होता है वो अलग होता है। उत्तक समान होता है और शरीर क्या होता है दोस्त मेरे? अलग होता है। उत्तक समान होता है और शरीर जो होता है वो अलग होता है। उत्तक समान होता है, शरीर जो होता है वो अलग होता है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से शरीर। उत्तक जो होता है वो समान होता है, शरीर जो होता है वो दोस्त मेरे अलग होता है। अब यहां से अगर हम आते हैं तो हड्डी, हड्डी अगर हम किसी भी पेड़ की बात करते हैं, उत्तक से क्वेश्चन एलपी में भी खूब आए थे। अगर हम उत्तक की बात करें तो ये पार्श्व उत्तक, ये एलपी का क्वेश्चन था। पार्श्व विभाज्योतक जो है वो मोटाई बढ़ाने के काम आता है। पार्श्व विभाज्य, सीधी बात नो बकवास सिर पढ़ाई। पार्श्व विभाज्योतक जो है वो मोटाई बढ़ाने के काम आता है। पार्श्व विभाज्योतक जो है दोस्त मेरे वो मोटाई बढ़ाने के काम आता है, मोटाई बढ़ाने के काम आता है। और शीर्ष विभाज्योतक जो है ऊपर और नीचे दोनों, शीर्ष ऊपर भी और नीचे जड़ को भी बढ़ाता है। यह है शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक का काम है दोस्त मेरे ऊपर में लंबाई बढ़ाना और नीचे गहराई बढ़ाना। सर हम अभी खाना खाने आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा आप वहां खाना खा रहे होंगे, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। हमसे जितना हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं करने का। देखिए ये दोस्त मेरे यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में जो अभी एलपी वगैरह का हुआ है उसमें पूछा गया, वही पैटर्न अभी भी फॉलो किया जा रहा है। ऊपर की ओर शीर्ष विभाज्योतक, नीचे की ओर शीर्ष विभाज्योतक, साइड में पार्श्व विभाज्योतक। और चलने के लिए हम लोग को तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और हड्डी की जरूरत है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन, किडनी के नेफ्रॉन, एमिनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक और उत्तक से क्या? शरीर। अगला कहते हैं यदि किसी चालक को का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। यदि किसी खूब क्वेश्चन चला दोस्त मेरे, पूछता है R बराबर फॉर्मूला होता है रो L बाय A, और इसी को हम लिखते हैं रो L बटा A के जगह पर पाई R स्क्वायर। अब दोस्त मेरे क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान, एक तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और H बराबर फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो यहां से अगर कह रहा है प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे, प्रतिरोध दुगुना कर देंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? दुगुना इज द राइट आंसर।
प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा, प्रतिरोध को दुगुना करेंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। अब देख लो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई ये दुगुना तो ये भी दुगुना हो जाएगा। H बराबर एक और फॉर्मुला होता है, ये तो श्रेणी में होता है, तब V स्क्वायर मेन फॉर्मुला यही है, V स्क्वायर बराबर आर इंटू टी, वी आई टी पी इंटू टी। और यहाँ से दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, P बराबर फॉर्मुला होता है वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, V बराबर आई आर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे क्वेश्चन का एक टाइप आपको मिलेगा कि अगर I का मान 1 एम्पियर है और V का मान 1 वोल्ट है तो R का मान कितना हो जाएगा, R का मान 1 ओम हो जाएगा। पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम पे, लिंक भी लगा दिया गया है। अब देखो कहते हैं I का मान अगर 1 है, V का मान अगर 1 है, क्या आया है दोस्त मेरे हम नहीं बता सकते हैं इसलिए कि वो प्रतिबंधित है, लेकिन दोस्त हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स में अच्छे प्रश्न जो है वो आए। देख लो अगर I का मान 1 है और V का मान भी 1 है तो R का मान कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ प्रतिरोध को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उष्मा का मान दुगुना हो जाएगा, इसको दुगुना करोगे ये दोगुना, इसको दोगुना करोगे ये आधा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो गया, हम आपके यहाँ रहने के लिए आए हैं एकदम। जिसको भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होगी तो हम आ रहे हैं 10 मिनट में। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, चूंकि हजार प्लस स्टूडेंट चला उस सेंटर पे है, इस सेंटर पे तो है ही, तो दिक्कत थोड़ी बहुत अगर होगी तो उसको एडजस्ट करना है। वैसे हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आ जाओ इधर। अगला 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 क्या कहता है, देखो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए ना विचार। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोनों सत्य है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। ध्यान रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O जो है, इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और NaHCO3 इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को वॉशिंग सोडा, NaHCO3 को हम लोग क्या जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और दोस्त मेरे CaO को हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं, और इसी को दोस्त मेरे हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। और CaOH हॉल 2 जो है, इसको हम लोग बुझा चूना के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, और दोस्त मेरे ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOH हॉल 2 जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। एकदम कोई बकवास नहीं, जे पढ़ा रहे होगा देखो चुपचाप, ये बना देगा CaOCl इंटू Cl। ये जो है ब्लीचिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बना देगा ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। जो ग्रुप डी का पुराना बैच लिया होगा उसका क्लास चल रहा होगा दोस्त, या कंप्लीट हो गया होगा? हो गया? CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा CaOCl इंटू Cl की बात करेंगे और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर देता है। यहां से क्वेश्चन आता है, और ये ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। आपकी कृपा से मेरा जेईई में 76 प्लस मार्क्स है, आपके चरणों में प्रणाम, एकदम खूब आशीर्वाद है दोस्त मेरे, ताकि बीपीएससी छात्रों का बुरा हाल है सर रो रो कर। आ जाओ इधर, आगे चलते हैं दोस्त मेरे। बीपीएससी छात्रों का मामला तो चला संगीन है, आ जाओ इधर। लेकिन क्या किया जाए बताओ, सरकार क्या सोच रही है, क्या कंफ्यूजन है, पता नहीं चलता है, चीजें सरकार तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और कोई बात नहीं है। देखो यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्त मेरे, काल्पनिक
सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जब भी बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में आपको पता होगा ये पोल है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये सेंटर है और ये इनफाइनाइट है। तो अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सी के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा और सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और अगर यही हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, अगर यही हम उत्तल लेंस की बात करें, किसकी बात करें दोस्त मेरे, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस कदर होता है। अगर हम सबको पता होगा ये अनंत है और ये 2f1 है और ये दोस्त मेरे f1 है और यहां से आओगे तो ये f2 है और इसका प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति एक बार जरूर देख लेना, एकदम देख लेना दोस्त मेरे, तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये f2 है, यहां पर 2f2 है और यहां पर दोस्त मेरे अनंत है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, अगर यहां पर भी अनंत पर रहता तो फोकस पर बनता है, फोकस पर प्रतिबिंब रहता तो अनंत पर बनता है, सेंटर पर रहता है सेंटर पर बनता है। यहां भी अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा और 2f पर रहेगा तो 2f पर बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और यहां अवतल दर्पण का ये 7 कंडीशन, उत्तल लेंस का ये 7 कंडीशन, एकदम आप देख के जाइएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू होता है इसमें 1/v प्लस 1/u। यहीं पर f बराबर r/2 भी होता है, यहीं पर f बराबर r/2 भी होता है। और यहां आप आइएगा उत्तल लेंस में तो ये होता है 1/f बराबर 1/v या माइनस 1/u होता है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हम बार बार कहते हैं ओ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव हो जाएगा, पावर भी निगेटिव हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि f बराबर r/2, f निगेटिव तो r निगेटिव, r भी निगेटिव हो जाएगा, r भी निगेटिव हो जाएगा और f भी निगेटिव, f निगेटिव तो r निगेटिव, और लगा हुआ होगा तो f निगेटिव तो r निगेटिव, f निगेटिव तो r निगेटिव, f निगेटिव तो r निगेटिव और पावर भी निगेटिव हो जाएगा। और दोस्त मेरे अगर u लगा हुआ होगा, चाहे अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो, मतलब ये होता है निगेटिव, और U लगा हुआ हो तो F पॉजिटिव हो जाएगा, R भी पॉजिटिव हो जाएगा और पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़िया से देख लो, 57 थोड़ा कम है, देखो अ लगा हुआ होगा, F का मान निगेटिव, R का मान निगेटिव, P का मान निगेटिव, U लगा हुआ होगा, F का मान पॉजिटिव, R का मान पॉजिटिव, P का मान भी पॉजिटिव, F निगेटिव, R निगेटिव, P निगेटिव, मतलब अवतल दर्पण या अवतल लेंस, मतलब अवतल दर्पण या अवतल लेंस, मतलब अवतल दर्पण या अवतल लेंस, R का F निगेटिव, R निगेटिव, P का मान भी निगेटिव, U लगा हुआ होगा, F का पॉजिटिव, R पॉजिटिव, P का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला अगला यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको जरूर एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पर एकदम दर्पण और लेंस का जो ये सवाल है कि m बराबर यहां फॉर्मूला होता है -v/u, यहां देखिएगा लेंस में जो फॉर्मूला होता है m बराबर वो हो जाता है v/u, m बराबर फॉर्मूला हो जाता है v/u। यहां से भी सवाल पूछे गए थे ALP में और पूछे जा सकते हैं। मिलने आए थे बट अब सेंटर पे नहीं थे, वहां हम दोस्त हमेशा, अभी तो अब 3 सेंटर है तो तीनों जगह रहना पड़ता है। आ जाओ इधर, बढ़े, इसका आंसर बता दो, तुम ही बता दो दोस्त मेरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ये जो टॉपिक है दोस्त मेरे एक बार जरूर पलट लीजिएगा ताकि आपका काम हो जाए। अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या कहता है, कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले हानि को दर्शाता है। यह पौधों को मुरझाने का कारण बन सकता है, तो यह हानि है दोस्त मेरे। और हमेशा ध्यान रखिएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो एस्टोमेटा के द्वारा होता है, छिद्र के द्वारा होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में कितना % पौधा की अगर हम बात करें, पौधा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1% पौधा सूर्य की उष्मा लेता है, 1% सूर्य की उष्मा लेता है, 1% पौधा किसकी उष्मा लेता है दोस्त मेरे, सूर्य की उष्मा लेता है। 1% पौधा किसकी उष्मा लेता है, सूर्य की उष्मा लेता है। कितना %? 1%, एकदम पूछ सकता है, एकदम ध्यान रखिएगा, सूर्य की उष्मा लेता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है जब CO2 H2O से अभिक्रिया करता है। इस रिएक्शन को एकदम देख लीजिएगा, जो क्लोरोफिल
क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, इससे बन जाता है C6H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इससे इधर वाला जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का 1% लिया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की अगर हम बात करें तो दोस्त मेरे 1% तो लेता है, लेकिन 1% लेने के बाद क्लोरोफिल लेता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब दोस्त मेरे मामला क्या है, 1% लेता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें पौधों में प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है दोस्त मेरे? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। सबसे अधिक ऊर्जा जो है इसी का होता है। सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है वो उत्पादक यानी प्लांट का ही होता है। सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है, सबसे अधिक ऊर्जा ये प्लांट का ही होता है। प्लांट से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। प्लांट से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। ग्रुप डी का बैच आएगा दोस्त मेरे, कल उसका अनाउंसमेंट करेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा होता है CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12 O6 प्लस O2 वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। 1% सूर्य का उष्मा लेता है। और लिंडमान के नियमानुसार प्रथम पोषी स्तर से अंतिम पोषी स्तर तक जाने में हर पोषी स्तर में 10-10% का लॉस होता है। दोस्त इतने सारे सवाल करोगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ने तो जो बच्चा का एग्जाम है, बाकी आपके जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कर रहे होंगे तो ऑपरेटर मेरा नोट कर लेगा, मुझ पे एक वीडियो बना देंगे। आ जाओ इधर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में सजा रहा है? प्रतिरोध से क्वेश्चंस रहेंगे जरूर। अब देखो, चालक बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, सबसे कम चालक का होगा, उससे ज्यादा मिश्र धातु, उससे ज्यादा विद्युत रोधक का हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रतिरोध अगर कह देगा कि सबसे कम प्रतिरोध बताओ किसका यूज करते हैं हम लोग? सबसे कम प्रतिरोध किसका यूज करते हैं? सबसे कम प्रतिरोध दोस्त मेरे, सबसे कम प्रतिरोध की अगर हम बात करें कि किसका यूज करते हैं तो हम लोग चांदी का यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में सोना रहेगा तो सोना मारना, नहीं रहेगा तो चांदी मारना। अधिकतर चांदी ही रहता है। सबसे कम प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो चांदी इस सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है दोस्त मेरे? चांदी का होता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। लेकिन फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। और प्रभाव से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कितना बच्चा है अभी? सब खाना खा लिया? विद्युत धारा के अगर हम ऊष्मीय प्रभाव की बात करें दोस्त मेरे, ऊष्मीय प्रभाव पर जो उपकरण है वहां कौन कौन है? अकेले? सब लोग है ना? सब लगभग खाना खा लिया? ऊष्मीय प्रभाव पर अगर हम आधारित उपकरण की बात करें दोस्त मेरे, फ्यूज करंट देते हैं, ऊष्मा जनरेट होता है। बल्ब करंट देते हैं, ऊष्मा जनरेट होता है। ट्यूबलाइट, ट्यूब भी, हीटर, आयरन, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इमर्सन रड जेकरा से पानी गर्म करते हैं, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और अगर हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण की बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अगर हम उपकरण की बात करें दोस्त मेरे, तो आमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा का अगर हम रासायनिक प्रभाव की बात करें, रासायनिक प्रभाव की बात दोस्त, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात करें जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया, बैटरी चार्जिंग आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया और बैटरी चार्जिंग जो है दोस्त मेरे, ये विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव के उदाहरण हैं। जिस दिन आपको देखते नहीं मन नहीं लगता है। आहा, क्या बात है। हम भी दोस्त मेरे आपसे नहीं मिलते हैं तो मन नहीं लगता है। वही जो हम आ रहे हैं, बच्चा लोगों को देख लेना कहीं किसी को सोने होने में दिक्कत ना हो। हाँ, ओके। अच्छा, नीचे में नहीं किया है ना, कोई बात नहीं। देखो, ये रासायनिक प्रभाव में यही दो को पूछेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा याद रखना कि डीसी करंट का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर में एसी करंट का प्रयोग होता है, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इसमें चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है और ये सब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। गुरुजी आप आइए, हमको देखना है। हाँ आएंगे, चला क्लास खत्म हो जाने के बाद जरूर आएंगे। अगला, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बता। विसरण कहते हैं। विसरण ताप पर निर्भर करता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। गैसों का विसरण सबसे ज्यादा होता है, द्रव का विसरण उससे कम होता है और सबसे कम विसरण दोस्त मेरे अगर किसी का होता है तो वो ठोस का होता है। परासरण एकदम चला पूछता है। परासरण का मतलब हुआ सटके का फूलना, सटके का फूलना। परासरण बोले तो सटके का फूलना। एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो किशमिश। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर दोस्त मेरे बात करें तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? किशमिश का फूलना। एग्जाम्पल हो जाएगा किशमिश का फूलना। एग्जाम्पल हो जाएगा किशमिश, किशमिश, किशमिश,
किसमिस, किसमिस का फूलना, किसमिस का फूलना हो गया एक एग्जांपल। दूसरा, जड़ द्वारा पानी का अवशोषण, जड़ द्वारा पानी अवशोषण, जड़ द्वारा पानी अवशोषण, जड़ द्वारा पानी अवशोषण जो होता है ये दोस्त मेरे परिसंचरण रक्त का होता है। गैसों का विनिमय एल्वियोली करता है फेफड़ा में, गैसों का विनिमय जो है एल्वियोली करता है फेफड़ा में, गैसों का विनिमय जो है एल्वियोली करता है कहां पर? फेफड़ा में। गैसों का विनिमय एल्वियोली करता है कहां पर? फेफड़ा में। गैसों का विनिमय कौन करता है? एल्वियोली करता है फेफड़ा में। और परासरण बोले तो सटके का फूलना। उत्क्रम परासरण की अगर बात जो पूछ सकता है उसी पर बात कर रहे हैं दोस्त मेरे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उत्क्रम परासरण की अगर हम बात करें तो जल का शुद्धिकरण। दोस्त हम भी भगवान थोड़े हैं, हम लोग भी चला या आप ही पढ़ते हैं, तो किसी को अगर एग्जाम का क्वेश्चन पता चल जाए तो फिर एग्जाम का मजा नहीं आएगा दोस्त। जल्दी बताओ, जल्दी लिखो। उत्क्रम परासरण, जल का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण दैट इज उत्क्रम परासरण। अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 समूहों में कौन सा डोबेरिनर का त्रिक का गठन करता है? सबको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोबेरिनर के त्रिक का गठन करता है। डोबेरिनर ने ट्राइड रूल दिया था। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इसको एकदम पढ़ के जाइएगा आप कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयन, एकदम एक देख के जाना दोस्त मेरे। अपचायक, अपचायक, अबकारक, अबकारक, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, और दोस्त मेरे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और अगर हम अवकरण की बात करें, अवकरण, 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 एकदम दोस्त मेरे जेई का भी क्वेश्चन अभी आया है, उसको एक नजर हम कल आपको दिखा देंगे। अवकरण की अगर हम बात करें तो उसी में अपचयन भी आता है, अपचयन भी आता है, उपचायक भी है, उपचायक भी आता है, टॉक्सिकारक भी आता है। ठीक इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन, हेलो हेलो आया, हेलो 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 हेलो, हाँ भाई नेट चेंज कर दिए, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेट आपका चेंज हो गया है। हेलो हेलो हेलो, देखो यहां से दोस्तों मेरे ऑक्सीकरण, उपचयन, अभी नेट का दिक्कत हो गया था कुछ, तो ठीक हो कर दिया गया है। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अबकारक, ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अबकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा दोस्त मेरे? ग्रहण होगा। अब बता दीजिए दोस्त मेरे, इसका क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? केवल ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाएगा। इसी को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अभिक्रिया तो दोस्त मेरे इस बार रेलवे की जान बना हुआ है, तो एकदम दोस्त मेरे आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एएलपी में पूछा है। ये तो सबको पता होगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल का निर्माण कर देगा, लवण और जल का निर्माण कर देगा। ये तो सबको पता होगा कि अम्ल जो है वो जल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल 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 धातु से अभिक्रिया करेगा। अगर कह दे अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। और अम्ल धातु, हेलो हेलो हेलो, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। और अगर हम दोस्त मेरे बात करें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकदम जान लो, ए बी से अभिक्रिया करेगा, ए बी का निर्माण होगा। और ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसका भी ध्यान रखना। उष्मा जब भी कोई चीज जुटता है, जुटकर एक होता है और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, वियोजन अभिक्रिया होता है जब ए बी टूटकर ए प्लस बी में टूटता है, इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, देख लो, उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और दोस्त मेरे इस सबको पता है वियोजन अलग अलग प्रकार का होता है, इसको उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। वियोजन अलग अलग प्रकार का होता है, उष्मीय वियोजन होता है, उष्मीय वियोजन होता है, वियोजन अलग अलग प्रकार का होता है। एगो उष्मीय वियोजन होता है। उष्मीय वियोजन में क्या होता है दोस्त मेरे, जैसे इसका एग्जांपल है CaCO3, आज जब उष्मा की उपस्थिति में ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूटेगा। फिर अगर प्रकाशीय वियोजन होगा, प्रकाशीय, इसका एक और एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। जितना रिएक्शन दोस्त लिखा रहे हैं वही पूछेगा, PbO प्लस NO2, एग्जाम हॉल से आना,
तो देख लेना, PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये भी उष्मा की उपस्थिति में टूटता है। उसके बाद आ जाओ, उष्मीय वियोजन हो गया, उसके बाद प्रकाशीय वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। प्रकाशीय वियोजन की बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और ये Ag प्लस 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 2Br माइनस में बदल जाता है। Ag प्लस प्लस और 2Br माइनस में बदल जाता है, 2Br माइनस में बदल जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उष्मीय वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन हो गया, विद्युतीय वियोजन हो गया। विद्युतीय वियोजन की अगर हम बात करें, ये H2O है, ये टूट जाता है। ये H2O जो है ये विद्युत धारा की उपस्थिति में ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है। इसको हम लोग विद्युतीय वियोजन के नाम से जानते हैं। ग्रुप डी का बैच चला परसों नहीं, आज कौन दिन है? अभी एक बैच स्टार्ट हुआ था, उसी को हम डिले किए हैं और मंगल बुध बृहस्पतिवार से स्टार्ट हो जाएगा आपका। आस ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके लिए दोस्त मेरे ट्विटर कैंपेन भी अनाउंस है, आज मीटिंग है उसका। तो एकदम वैकेंसी जो दिया है 32,000, हम लोग लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ में करें तो ज़्यादा बेहतर है। यही सब तो पूछा है जो आप करवा रहे हैं, ये दोस्त मेरे ये हम एक्सपेक्टेड करवा रहे हैं। क्या पूछा है ये तो हमको भी नहीं पता है, पूछ सकता है। जल्दी लीक हो गया। बिहार की स्थिति दयनीय है, PMCH पटना के हालात ऐसा कि सुरक्षा का पालन, मुर्गा पालन हो रहा है। अरे बाप रे, देखो इधर आ जाओ दोस्त मेरे, हमको पढ़ाने दो। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का निर्माण के लिए यौगिक की आवश्यकता होती है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए जो यौगिक की आवश्यकता होती है, बेकिंग सोडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। साधारण नमक का pH मान होता है दोस्त मेरे, साधारण नमक से क्वेश्चन पूछ सकता है। साधारण नमक की अगर हम बात करें, नमक के निर्माण की अगर हम बात करें तो नमक तो सबसे पहले समुद्री शैवाल, समुद्री पानी से मिलता है नमक। और नमक जो मिलता है वो किससे मिलता है दोस्त मेरे? NaOH जब HCl से विक्रिया करता है तो ये बना देता है NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है। ये रिएक्शन है, ये प्रबल क्षार है, और ये दोस्त मेरे दुर्बल क्षार है, और ये जो है ये उदासीन लवण है। जब दोनों प्रबल होता है उदासीन लवण है, जब दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है दोस्त मेरे, प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, जेई में पूछा है क्वेश्चन, जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है, उदासीन लवण का निर्माण करता है, प्लस जल का निर्माण करता है। मैं बिहार से हूँ और आपकी कृपा से इंडियन रेलवे में पोस्टेड हूँ। माँ वैष्णो देवी कटरा में सर आपसे मिलना चाहता हूँ। दोस्त मेरे कटरा हम आने ही वाले होंगे, जब छुट्टी मिलेगी इन लोगों का सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपसे मिलने हम खुद आ जाएंगे। आ जाइए दोस्त मेरे। उदासीन लवण प्लस जल का निर्माण होता है। उदासीन लवण की अगर हम बात करें तो इसका pH मान दोस्त मेरे 7 होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। यही अगर ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल हो जाता तो क्षारीय लवण हो जाता, तो उसका pH मान 7 से अधिक हो जाता। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको जेई में पूछा है ये 7 है, ये 3.5 है और ये 0 है, आज जो आंसर किया आया है, और ये 10.5 है और इधर आओगे तो ये 14 है। तो इस एरिया में आओगे ना 7 से कम तो अम्लीय होता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये प्रबल अम्ल है। 0 से 3.5 अगर pH का मान है, प्रबल अम्ल है, और इधर आओगे ये दुर्बल अम्ल है। जो ध्यान रखिएगा, जो pH का मान घटते जाता है अम्लीयता बढ़ते जाती है। इधर आओगे ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, और ये जाओगे तो दोस्त मेरे ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है और ये दोस्त मेरे प्रबल क्षार है। तो दोस्त मेरे ये आरआरबी जेईई का आज जो आंसर किया आया है उसमें का ये क्वेश्चन है कि भैया 0 से 3.5 में प्रबल अम्ल होगा, 3.5 से 7 में दुर्बल अम्ल होगा, 7 से 10.5 में दुर्बल क्षार, और 10.5 से 14 में प्रबल क्षार होता है। हाँ 72 आ रहा है तो अच्छा मार्क्स से दोस्त मेरे आप तैयारी कर सकते हैं। देखो 0 से 3.5 में प्रबल अम्ल है, 3.5 से 7 में दुर्बल अम्ल है, 7 से 10.5 में दुर्बल क्षार है, 10.5 से 14 में प्रबल क्षार है। हम साइड हो जाते हैं दोस्त मेरे, जल्दी लिख। हो गया। प्रबल क्षार वह क्षार होता है जो जल में घुलकर तेजी से OH माइनस देता है। प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो जल में घुलकर धीरे धीरे H प्लस देता है। जो H प्लस देगा वो अम्ल, जो OH माइनस देगा वो क्षार हो जाएगा। बेकिंग सोडा को हम लोग एंटा एसिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड क्या होता है दोस्त मेरे? एंटा एसिड एक दुर्बल क्षार होता है। परावैज्ञानिक किरणों की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। बहुत बढ़िया बात अभी तुरंत बताए थे। सिल्वर क्लोराइड है, ये परावैज्ञानिक किरण यानी प्रकाश की उपस्थिति में Ag+++2Cl- का निर्माण कर देता है, और कहते हैं
सिल्वर क्लोरीन में बदल जाता है, यह किसका उदाहरण है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसमें अपघटन है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये AB जब CD से अभिक्रिया करता है तो ये AC प्लस BD का निर्माण करता है, AC प्लस BD का निर्माण करता है, AC प्लस BD का निर्माण करता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम बात करें, अम्लीय ऑक्सीकरण अवकरण दोनों जगह में होगा। अभी तुरंत पढ़ाए हम, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए एंड अवकरण भी होगा, तो इसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण जो होगा तो उसमें इसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसमें अपघटन अभिक्रिया का एक एग्जांपल अभी बताए थे, ये तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हो गया। उसमें अपघटन अभिक्रिया का एग्जांपल अभी आपको हम बताए थे, एगो CaCO3 का टूटना CaO प्लस CO2 में, एगो लेड नाइट्रेट का टूटना PbNO3 हॉल 2, इसका टूटना ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 में जो टूटता है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों लेड नाइट्रेट का टूटना, उसमें अपघटन अभिक्रिया, उसमें अपघटन अभिक्रिया। पटना जंक्शन पर है, वहां से कुछ मत कीजिए दोस्त मेरे, सीधे बाहर निकलिए, बाहर निकल के एक ऑटो लीजिए, गांधी मैदान सीधा आ जाइए मुसल्लपुर हाट, जल्दी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। फाउंडेशन बैच में साइंस स्टार्ट हो जाएगा परसों से, परसों से साइंस स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी लीक। हो गया, आ जाओ इधर, अगला 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 देखो, ई तो एकदम चला, P बराबर VI एकदम पूछेगा, जेई में भी पूछा है, P बराबर VI बराबर V स्क्वायर बाय R बराबर I स्क्वायर R बराबर I स्क्वायर R, V बराबर होता है IR। ये दो क्वेश्चन दोस्त मेरे पूछवे करेगा, ये ओम का नियम है, ओम का नियम तब ये ताप नियत रहता है, तब ताप नियत रहेगा तब V बराबर होता है IR, ताप नियत रहता है तब V बराबर होता है IR। हो गया, आ जाओ। P शक्ति, P धारा, I प्रतिरोध, R विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। बताओ P बराबर IR स्क्वायर, तो साफे गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अगला अगला वक्रता केंद्र पर पॉलिश करना है, बहुत बढ़िया बात है, कितना बढ़िया तो बात ही कह रहा है। वक्रता केंद्र पर जो पॉलिश करना है, पॉलिश करने का अवतल वक्रता केंद्र डैश पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर है। बताओ जल्दी। अब वक्रता केंद्र के, ये वक्रता केंद्र है, इसके विपरीत पॉलिश करना है, इसके विपरीत पॉलिश करना है। वक्रता केंद्र इधर है, अब पॉलिश इधर करना, विपरीत पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर अवनमन होता है, एकदम गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर अवनमन होता है। अब उधर से अगर यही उत्तल दर्पण हो जाता तो इधर की ओर उन्नयन हो जाता, इसीलिए तो इसको उन्नतोदार दर्पण के नाम से जानते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को किसी भी दर्पण पर परावर्तक सतह के रूप में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। की रे बच्चा रे बालक रे, एक लड़का कहता है सर आप जो ज्वाइनिंग लेटर वाला शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो मेरे पापा आपको हमेशा बोलते हैं, हमको हमेशा बोलते हैं कि तुम भी एसके झा सर के पास पढ़ाई करो, हमको हमेशा आपका ही क्लास करवाते हैं मेरे पापा, आपके फैन हो गए हैं, पापा को मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा। आ जाइए जल्दी से दोस्त मेरे, आंसर बता दो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। कौन दर्पण के नाम से? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इसी को हम लोग कहते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जगह में हम बार बार कहते हैं ओ लगा हुआ होगा और फोकस निगेटिव हो जाएगा, और आर भी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा और फोकस हो जाएगा पॉजिटिव, आर भी हो जाएगा पॉजिटिव। हो गया, जल्दी लिखा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अभिसारी दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, अपसारी दर्पण हो गया। अ बोले तो एफ निगेटिव, ऊ बोले तो एफ का मान हो जाएगा पॉजिटिव, ऊ बोले तो एफ का मान क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? पॉजिटिव। अगला अगला अगला, नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी और विस्थापन का मान समान होगा? ये क्वेश्चन दोस्त मेरे एनसीईआरटी का है, इसलिए पूछता है और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगर सीधा चलेंगे तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो जाएगा, सीधा चलेंगे तो दूरी बराबर किसके हो जाएगा दोस्त मेरे? विस्थापन के हो जाएगा। अभी जो क्लास हम प्लान किए हैं दोस्त मेरे, मैथ, रीजनिंग और साइंस का प्लान किए हैं, हम पढ़ाएंगे कंप्लीट 1 घंटा चलेगा मैथ, 1 घंटा चलेगा रीजनिंग। तो अगर आप कर पाते हैं तो तीनों सब्जेक्ट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है कि आगे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
चांदी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, चांदी जो है किस कारण से काला होता है? सबको पता है Ag2S के कारण से चांदी काला हो जाता है, और कॉपर जो है वो H2S के कारण या Cu2O के कारण जो है हरा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, जल्दी से बता दीजिए। कहते हैं नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे जब सीधी सड़क पर चलेगा? बताओ आंसर क्या हो जाएगा। यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है, यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है तो समान हो जाएगा। अब अगर दोस्त हम बात करें कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सीधा चलेगा तो ये विस्थापन हो जाएगा, ये सीधा चलेगा तो विस्थापन हो जाएगा, और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। सीधा चलेगा तो विस्थापन और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, दूरी बटा विस्थापन की अगर हम बात करें तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और विस्थापन बटा दूरी की अगर हम बात करें इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और कल सुबह से करंट अफेयर्स की क्लास आपकी लगा दिए हैं, करंट अफेयर्स की क्लास लगा दी है 7:15 बजे से 1.5 घंटे की क्लास लगेगी रेगुलर अभी से एग्जाम तक, जो 5 दिन लगातार 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। एक बच्चा लिख रहा है, सर आपका लाइव क्लास देख रहे हैं, आपके धर्मशाला में रुके हैं, आइए ना सर हम लोग से मिलने। एकदम आ रहे हैं हम मिलने दोस्त मेरे, एक क्लास खत्म होगा और हम आपसे मिलने आ रहे हैं। Ag से Ag2S काला हो जाता है दोस्त मेरे, और Cu से H2S Cu2O सबको पता है हरा हो जाता है। और सीधी सड़क पर चलेगा, दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? समान होगा। और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगला प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है? बता। एकदम राइबोसोम हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र प्रोकैरियोटिक जो एकदम विकसित नहीं हो, यूकैरियोटिक में हम लोग हैं जो एकदम विकसित हो गया। हेलो 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 हेलो, कहां हुआ? हेलो हेलो हेलो, बफरिंग हो जाता है दोस्त मेरे, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि 1-2 मिनट में फिर जुड़ जाएगा, 30 सेकंड में जुड़ जाएगा। लवक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको पता है दोस्त मेरे, यहां से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिना बुझे चूना। ये हमेशा ध्यान, हम ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी के बारे में हमेशा इतने लिखाते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो एक अपघटन अभिक्रिया है जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और एक अभिक्रिया अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन की, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और अगर उसके बाद हम बात करें तो अम्ल क्षार, उसके बाद आ जाओ तुम डिटर्जेंट, साबुन, डिटर्जेंट, सीमेंट, डिटर्जेंट और सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्त मेरे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देता है, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा लेता है। एकदम यही सब दोस्त मेरे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो आंसर क्या हो जाएगा। बिना बुझे चूने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने का जल से अभिक्रिया, अम्ल का तनुकरण, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। 1 और 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, एकदम 1 घंटा चला मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा साइंस का आयोजन हम आपकी सेवा में किए हैं। अगर आप कर पाइएगा तो मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों 3 घंटा करके देखिएगा, आपको मैक्सिमम फायदा होगा। कहते हैं दोस्त मेरे, वृक्क के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन। और दोस्त मेरे, ये आपको पता होगा कि ये अगर किडनी है तो ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी है? मूत्रवाहिनी की अगर हम बात करें तो मूत्रवाहिनी की संख्या 2 है। और मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग जो है दोस्त मेरे 1 है। और ये मूत्राशय है, मूत्राशय भी 1 है। और ये जो किडनी है इसकी संख्या 2 है। ध्यान से देख लो, किडनी की संख्या 2 है, मूत्रवाहिनी की भी संख्या 2 है, मूत्राशय की संख्या 1 है, मूत्रमार्ग की संख्या भी 1 है। पापा कहते हैं इसके सर का क्लास ज्वाइन करो, तुम भी जॉब करो और सर के सामने मुझे भी ले चलो। बहुत बढ़िया, ये सही बात है दोस्त। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ये तो पापा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे तो कितने अच्छे पापा हैं कि आपसे अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप एकदम खूब मन लगा कोशिश कीजिए, आपका भी भगवान करे हो जाएगा। जल्दी बताओ। कहते हैं वृक्क से निस्यंदन जो होता है नाले के पानी का शुद्धिकरण, ठोस अशुद्धियों को निकालना। वो विलियन से क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछ रहा होगा। ठोस अशुद्धि को निकालना, ठोस अशुद्धि को निकालना जो है, ठोस अशुद्धि को निकालना ये निस्यंदन है। ठोस अशुद्धि को निकालना ये क्या है दोस्त मेरे? निस्यंदन की क्रिया है। ठोस अशुद्धि को निकालना निस्यंदन की क्रिया है। अगला क्या होता है जब परखनली में अम्ल के विलयन में क्षार मिलाते हैं? क्या होता है?
क्या होता है जब एक प्रकणली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? विलयन का ताप बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, और विलयन का ताप घटेगा, एकदम नहीं घटेगा। विलयन का ताप समान रहता है, एकदम नहीं रहता। विलयन लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार मिलाओगे, अम्ल और क्षार मिलाओगे तो लवण का निर्माण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 1 और 4 इज द राइट आंसर। 1 और 4 इज द राइट आंसर। अगला, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम एमाइलेज है। पाचन तंत्र में कौन होता है? एमाइलेज होता है। सेलुलोज का पाचन के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, और सेलुलोज जो होता है पादप में पाया जाता है। पेपर भी किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। अगला, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है? एक्सॉन के छोर पर। एक्सॉन के छोर पर बदलता है, कोशिकाएं में नहीं, डेंड्राइट में भी नहीं। एक्सॉन के छोर पर जो है ये विद्युत संकेत किसमें बदल जाता है? रासायनिक संकेत में। या क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क क्या करता है, तो कहेंगे विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में, या रासायनिक संकेत को विद्युत संकेत में बदल देता है। अगला कहता है समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद, लकड़ी की गेंद निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों पृथ्वी पर पहुंचने में समान समय लगेगा। लगभग समान, बिल्कुल समान। क्या होगा आंसर? बिल्कुल समान समय लगेगा। और एकदम ध्यान रखिएगा, कार्य बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है, कार्य बटा समय। यहां से क्वेश्चन एकदम पूछ सकता है। और यहां पर कार्य की जगह पर mgh/t होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पावर बराबर कार्य बटा समय हो जाता है, mgh/t होता है, mgh/t होता है, mgh/t होता है। एकदम ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक भी वाट होता है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसी को दोस्त मेरे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एकदम इसको भी ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। देखो दोस्त, हम तो 3 को क्लास डिजाइन कर दिए हैं। एक तो हम अपना साइंस का, एक इसके जस्ट बाद मैथ की क्लास होगी। एकदम शांति से सर पढ़ाएंगे, चुपचाप पढ़ लेना, बहुत फायदा करेगा सर। एकदम चुपचाप तीनों टीचर हम लोग कंटेंट देंगे, किसी भी प्रकार का कोई बकवास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगा। अगर आप में दम होगा तो पेशेंस के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय है दोस्त मेरे, कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर हम पहुंचा देंगे अपने क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद रीजनिंग वाले सर आएंगे, जो करंट रीजनिंग आपको पूछा जा सकता है उस पर सर बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और सुबह 7:15 बजे से कल से एकदम जो कंप्लीट करंट अफेयर्स जो अभी पूछ रहा है वो क्लास लेके चंद्रा सर आ रहे हैं 1.5 घंटा डेली। तो अगर आपके पास समय हो तो जरूर आप पढ़िएगा, आपको एकदम फायदा करेगा। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है। संवेग समान होगा, ये ध्यान रखिएगा। संवेग अगर समान होगा तो उल्टा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर संवेग समान होगा, संवेग समान होगा तो उल्टा होगा। संवेग अगर समान होगा तो उल्टा होगा। और अगर गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा अगर समान हो, गतिज ऊर्जा अगर समान हो, गतिज ऊर्जा अगर समान हो तो सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा अगर समान हो तो सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा अगर समान हो तो सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा अगर समान हो तो सीधा बात होगा। देख लो, संवेग समान होगा तो उल्टा बात होगा, गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा। दरोगा के लिए साइंस का बैच लाइए सर। संवेग समान होगा, उल्टा होगा, गति ऊर्जा समान होगा, सीधा बात होगा, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी की चैप्टर का ही है। तो हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी? तो अगर संवेग समान है तो उल्टा होगा, यानी हल्के वाले का अधिक होगा, भारी वाले का कम होगा। तो बताओ किसका कह रहा है अधिक होगा? अधिक होगा कह रहा है, किसका अधिक होगा? तो हल्के पिंड का अधिक होगा कि भारी पिंड का? आंसर हो जाएगा हल्के पिंड का। हल्के पिंड का क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? अधिक हो जाएगा। हल्के पिंड का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। आपसे मिलने से पहले साइंस का बुक भी नहीं खरीदते थे, आपसे पढ़ने के बाद साइंस का बुक सबसे पहले रखते हैं। ये बदलाव आया है मेरे जीवन में गुरुजी, बहुत बढ़िया बात। आ जाओ दोस्त मेरे, संवेग समान होगा तो उल्टा होगा, गति ऊर्जा समान होगा सीधा बात होगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट बताओ किसका मिश्रण है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। फॉर्मल्डिहाइड से ही फॉर्मेलिन बनता है। यूरिया पहला कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ, पहला कार्बनिक यौगिक जो है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन है दोस्त मेरे? यूरिया है। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनता है जिससे लाशों को सुरक्षित रखा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनता है जिससे लाशों को सुरक्षित रखता है, लाश को सुरक्षित रखा जाता है। पहला कार्बनिक यौगिक जो वोहलर ने बनाया था अमोनियम साइनेट से यूरिया, और जैव शक्ति के सिद्धांत जो बर्जिलियस ने दिया था उसका अंत किया था किसने? वोहलर ने। और पहले अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था किसने? वोहलर ने। और जैव शक्ति के सिद्धांत में बर्जिलियस ने कहा था कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाना संभव नहीं है। फिनॉल और एसिटल्डिहाइड भी नहीं होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट आंसर। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? यहां से हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत 1 घंटे के लिए हम करेंगे, आज कल परसों, जब तक अभी आपका एग्जाम है तब तक। और दोस्त मेरे, हम नहीं, हमने अपनी पूरी टीम को उतारा है। 4-5 दिनों के लिए टेक्नीशियन में एक अंतिम 5 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। और हम बता देते हैं 9:30 बजे से हम पढ़ाएंगे आपको, साइंस चलेगा। 10:30 बजे से आपका मैथ चलेगा और 11:30 बजे से आपका रीजनिंग चलेगा। आप अगर एक्सपेंड अपना समय, कीमती समय आप हमको दीजिएगा तो विश्वास कीजिए सदुपयोग करवा देंगे हम उसका, लेकिन पेशेंस के साथ। तीनों लोग सिर्फ बिना किसी बकवास के पढ़ाएंगे। और सुबह 7 बजे अगर आपको करंट अफेयर्स के अभी के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है अभी एएलपी वगैरह में, जेई वगैरह में, तो आप 7:15 बजे जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।